इसके आगे नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 100 पर हिंदी के विराम चिन्ह मैंने आपको बताया लास्ट पेज पे। तो इसके विराम चिन्हों के बारे में दिया हुआ है कि वह कैसे कैसे इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो फिर सबसे पहले देखिए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का कैसे यूज़ होता है? जहाँ वाक्य की समाप्ति होती है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी वाक्य की समाप्ति हो, सेंटेंस खत्म हो, तो इसका प्रयोग करेंगे। जैसे सबसे देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, राधा स्कूल जा रही है, तो इसके बाद क्या लगाया गया? पूर्ण विराम लगाया गया सेंटेंस खत्म होने के बाद। इसके बाद देखिए अल्प विराम। अल्प विराम का यूज़ कैसे करेंगे? जहाँ वाक्य पढ़ते समय थोड़ी देर हमें रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई वाक्य हम पढ़ रहे हैं और हम थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। जैसे महेश, विजय, तरुण और विकास खेल रहे हैं, तो यहाँ पे महेश के बाद, विजय के बाद क्या किया गया? अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। मतलब कुछ समय ठहर रहे हैं, हम रुक रहे हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग कैसे किया जाता है? वाक्य में जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक समय ठहरने के लिए लगे, मतलब जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ ज़्यादा टाइम न लगे हमें ठहरने के लिए, तो वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे जहाँ अर्धविराम लगाया जाता है वहाँ पे अर्धविराम लगाया जाता है। इसका प्रयोग उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। अर्धविराम का चिन्ह देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है। जैसे सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। जैसे सूर्योदय हो गया मतलब सुबह हो गई, और नीचे उसके बाद साइन का है, अर्धविराम का साइन लगा हुआ है। और अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया, मतलब अंधकार न जाने कहाँ गुम हो गया, तो ये क्या है? अर्धविराम है। योजक चिन्ह कहाँ क्या है? देखिए फोर्थ पॉइंट, जहाँ समस्त पदों के बीच संधि अथवा संयोग न हो वहाँ पर योजक चिन्ह, ये डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए योजक चिन्ह देश और भक्ति, बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा है। भारत रत्न, पाप पुण्य, राम लक्ष्मण, इनके बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह का निशान लगा हुआ है। इसके बाद देखिए फिफ्थ पॉइंट, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या लगा हुआ है? देखिए प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। मतलब जो भी अपन क्वेश्चन करते हैं, किसी से इसका क्वेश्चन करते हैं, तो उसके बाद जो साइन लगाते हैं वो क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या लगाएंगे? हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद 6 पॉइंट देखिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक का चिन्ह कब लगाते हैं? हर्ष, आश्चर्य, शोक एवं भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों या वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। हर्ष, शोक, आश्चर्य, शोक एवं भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों या वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका चिन्ह ब्रैकेट में दिया हुआ है। जैसे हाय व चल बसा, मतलब ये शोक कर रहे हैं, शोक हो रहा है, हाय व चल बसा, वाह मज़ा आ गया, वाह मज़ा आ गया। तो ये क्या है? सब विस्मयादिबोधक चिन्ह है। इसके बाद निर्देशक चिन्ह में देखिए क्या होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग भी किसी बात का विवरण देने के लिए निर्देश वाक्य से पहले और उद्धरण वाक्य से पहले किया जाता है। मतलब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? किसी बात का विवरण मतलब एक्सप्रेशन देने के लिए किया जाता है। निर्देश वाक्य से पहले और उद्धरण वाक्य से पहले किया जाता है। जैसे देखिए राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, बीच में निर्देशक चिन्ह लगा है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इसके बाद देखिए मोहन, इस मोहन के बाद आप क्या कर रहे हैं, मतलब मोहन से पूछा जाए आप क्या कर रहे हैं, तो इसके बीच में भी क्या लगा? ये निर्देशक चिन्ह है। अब उद्धरण चिन्ह मतलब कि इन्विटेस कोमस, जिस वाक्य में वक्ता के कथन को पाठकों के सम्मुख ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है और वाक्य के मध्य में किसी विशेष कथन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए, तो उद्धरण चिन्ह मतलब इन्विटेस कोमास का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसके बीच में कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होती है, तो उसमें क्या इन्विटेस कोमास में लिखी हुई होती है, तो वहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई थी, मतलब वहाँ पे हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको हाईलाइट किया जाता है उद्धरण चिन्ह से। वो कैसे? देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब क्या है? इन्विटेस कोमास में क्यों दिया? क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा था ये सब चीज़, तो ये उन्होंने इन्विटेस कोमास में शो किया है। महात्मा गांधी ने कहा था अधूरा लेख अधूरी शिक्षा की निशानी है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? अधूरा लेख
अधूरी अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए इनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई है। तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है। इसके बाद कोष्टक चिन्ह देखिए, मतलब ब्रैकेट। जब वाक्य में किसी शब्द या बात का अर्थ स्पष्ट करना, मतलब कोई भी बात का हमको अर्थ स्पष्ट करना होता है, उसका अर्थ बताना होता है, तो वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस नीलकंठ, हम नीलकंठ का अर्थ बता रहे हैं भगवान शिव, तो ये इसीलिए इसको कोष्टक चिन्ह यहाँ पे प्रयोग किया गया कि सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करो। वो क्या कह रहे हैं, नीलकंठ मतलब भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करो। उसकी बुद्धि बड़ी स्थूल, स्थूल मतलब क्या होता है, मोटी, मोटी है। अब स्थूल का अर्थ बताया गया है, मोटी है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हाईलाइट किया गया, कोष्टक में इनको लिखा गया है, इसका अर्थ बताया गया है। ये होता है कोष्टक चिन्ह का साइन। इसके बाद लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का साइन कैसे होता है वो देखिए। किसी शब्द बड़े शब्द को संक्षेप में मतलब शॉर्टकट में लिखने के लिए उस शब्द का प्रयोग प्रथम शब्द लिखकर उसके आगे यह चिन्ह लगाया जाता है। मतलब किसी शब्द को बड़े में न लिखकर छोटे में लिखा जाता है, तो उस समय ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए पंडित, पंडित पूरा न लिख के पंडित का नीचे साइन लगा हुआ है। फिर प्रोफेसर को पूरा न लिख के प्रो लिख के लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया। फिर डॉक्टर को पूरा न लिख के डॉ, तो इसके बाद इस साइन का प्रयोग किया गया। मान्यवर पूरा न लिख के मान्यवर माँ के बाद ये दिया गया। चिरंजीव पूरा न लिख के ची के बाद ये लाघव चिन्ह लगाया गया। आयुष्मती पूरा न लिख के आयु लिख के ये लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ ये चैप्टर 20 कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस इसके फोटो मैं आपको सेंड कर रही हूँ।